नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह, रेलवे एम्प्लॉय, आप लोग का जैसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप लोग रेलवे के किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं या आगे आने वाले समय में करेंगे, चाहे एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, आरआरबी जेई हो गया, पैरामेडिकल हो गया या रेलवे के किसी भी पोस्ट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में मान्य होता है, किस लेवल तक आपको बनाना है, कौन से अधिकारी से बनाना होगा, रेलवे का जो फॉर्मेट दिया गया है वो कब बनाना होगा, और जो आपका कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी की बार बार जिक्र होती है, तो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी आपके कौन होंगे और कितना पुराना आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसा बना होना चाहिए और किन से बना होना चाहिए, किस फॉर्मेट में बना होना चाहिए, कौन बनवा सकते हैं। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है, फिर ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप लोग यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC/ST या OBC NCL एंड हुज फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम इज बिलो Rs 8 लाख आर टू बी आइडेंटिफाई एज EWS फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर EWS। यानी जो भी कैंडिडेट SC/ST या OBC में नहीं आते हैं और जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, उनको EWS के तहत रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जाएगा। द इनकम शैल ऑल्सो इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, डैट इज सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन एक्सेट्रा फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। यानी जो आपका इनकम का जो सर्टिफिकेट बनेगा या जो EWS का जो सर्टिफिकेट बनेगा, जो उसमें इनकम जो कैलकुलेट होगा वो सभी तरह का इनकम कैलकुलेट होगा। आपको वहाँ पे सभी तरह का इनकम का ब्यौरा देना होगा कि जैसे सैलरी से कितना इनकम आ रहा है या नहीं आ रहा है, एग्रीकल्चर से कितना, बिजनेस से कितना, प्रोफेशन से कितना, और वो जो आप लोग इनकम का ब्यौरा देंगे वो फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और वो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए कि जो आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उस डेट से पहले का बना होना चाहिए। जैसे यदि आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आपका EWS का सर्टिफिकेट बनेगा। तो आप लोग जो इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे वो इनकम सर्टिफिकेट का ब्यौरा होना चाहिए, जो फॉर्म आप लोग भर रहे हैं ना उस डेट से पहले का बना होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे बना होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे आगे देख सकते हैं, ऑल्सो कैंडिडेट हुज फैमिली ओन्स और पोजेजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाई एज EWS इरेस्पेक्टिव ऑफ फैमिली इनकम। यानी फैमिली इनकम यदि मान लीजिए आपका 8 लाख से कम भी है, लेकिन यदि आपके परिवार में से यदि कुछ भी इसमें से है तो आपको EWS का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे आपका 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड या उससे ज़्यादा है तो फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। रेसिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट में तो फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। रेसिडेंशियल प्लॉट है नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी एरिया में 100 स्क्वायर फीट का तो फिर आपको फ़ायदा, 100 स्क्वायर यार्ड का तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और रेसिडेंशियल प्लॉट है 200 स्क्वायर यार्ड का इन एरिया अदर देन द नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी तो फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप लोग सुनिश्चित हो जाएं कि आप लोग EWS कैटेगरी में आते हैं, यानी जो मान सकते हैं SC/ST OBC NCL में नहीं आ रहे हैं, और यदि आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है और यदि इसमें से कोई भी आपका नहीं है तो आप लोग EWS कैटेगरी में लाई करेंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे और डिटेल देख सकते हैं, द प्रॉपर्टी हेल्ड बाई अ फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट प्लेसेस और सिटीज़ वुड बी क्लब्ड वाइल अप्लाइंग द लैंड और प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट टू डिटरमाइन EWS स्टेटस। यानी आपका जो मान सकते हैं फैमिली का जो डिफरेंट लोकेशन पे ज़मीन है, जो भी है, उसको इंक्लूड किया जाएगा आपका EWS स्टेटस चेक करने के लिए। तो यहाँ पे फैमिली इनकम में आपका जो पूरा फैमिली का इनकम है वो यहाँ पे
कैलकुलेट होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पे इस पॉइंट में देखेंगे जो आपको बताया गया है, द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट ऑथोरिटी। यानी आपको EWS का लाभ तभी मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ तभी मिलेगा तब जब आप लोग अपना जो इनकम या एसेट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट है जो कंपिटेंट ऑथोरिटी से बना हुआ सबमिट करेंगे। द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटीज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्सर 3 शैल ओनली बी एक्सेप्टेड एज कैंडिडेट क्लेम। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब आप लोग EWS सबमिट करेंगे एनेक्सर 3 में बना करके, तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट है इनमें से किसी से आपसे बना होना चाहिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आप लोग यहाँ पे नाम देख सकते हैं, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर है, तहसीलदार है, SDO है। तो यहाँ पे पूरा यानी कि लिस्ट दिया गया है कि आप लोग किन से अपना EWS बनवा सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सबमिट करना होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात ये ध्यान रखना है कि ये जो आपको एनेक्सर 3 दिया गया है, यानी ये देख सकते हैं ये आपका एनेक्सर 3 है EWS बनाने के लिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS। तो ये जो आपको फॉर्मेट दिया गया है ना, ये रेलवे का फॉर्मेट है और ये जो रेलवे का फॉर्मेट है ये EWS का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट करना होता है। जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय जो भी आपका स्टेट इशू करके दे रहा है EWS सर्टिफिकेट, उसी सर्टिफिकेट के थ्रू आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आएगी तो उस स्टेट का EWS के सर्टिफिकेट के थ्रू आप लोग ये सर्टिफिकेट बना लेंगे, यानी ये आप लोग प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे सभी जो डिटेल मांगा गया है, आपका नाम, फादर्स नेम, जो भी आपका यहाँ पे ब्यौरा मांगा गया है, फोटो चिपकाने के लिए बोला गया, आप लोग चिपकाएंगे और एक फोटो कॉपी आप लोग अपना जो EWS का जो पहले स्टेट का बना हुआ है वो लगाएंगे और ब्लॉक में सबमिट करेंगे। ब्लॉक में आपको रेवेन्यू ऑफिसर या CO साइन मार के देंगे, उसके ऊपर SDO से करवा लेंगे और उसके ऊपर DM तक भी करवा सकते हैं। तो यही बात बताया गया है कि आपका यानी कि इन सभी से बना होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट दिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर EWS मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी एज पर एनेक्सर 3 ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको एनेक्सर 3 में जो आपका EWS सर्टिफिकेट है कंपिटेंट अथॉरिटी से बना के सबमिट करना होता है। अकॉर्डिंगली दे हैव टू फिल अप द सर्टिफिकेट नंबर, यानी इसमें जो भी यानी कि सर्टिफिकेट नंबर है, यानी जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भरने के लिए बोला गया आपको भरना है, जैसे कि जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको भरा होना चाहिए। डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। इशूइंग अथॉरिटी कौन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है, स्टेट ऑफ इशू क्या है, यानी कि कौन से राज्य से इशू हुआ है। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं ना, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, जैसे जब आप लोग फॉर्म भरेंगे किसी भी का, तो वहाँ पे आपसे मांगा जाता है कि EWS का जो आपका सर्टिफिकेट का नंबर है वो क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कौन सा इशू करके दिया है, स्टेट कौन सा इशू करके दिया है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोग को यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी पूछा जाता है कि कौन सा यानी कि इशू करके दे रहा है, यानी कि इशूइंग स्टेट कौन सा है, कौन सा स्टेट इशू करके दिया है। इसके अलावा आपको डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाता है, सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाता है और डेट ऑफ इशू पूछा जाता है, तो वो आप लोग भरेंगे। तो यही यहाँ पे बात बताई गई है कि फॉर्म भरते समय ये सभी आपको ब्यौरा है जो देना होगा। फर्दर दीज कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी ये सब तो आप लोग फॉर्म भरते समय ब्यौरा देंगे ही, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वैलिड EWS सर्टिफिकेट है जो प्रोड्यूस करना होगा। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस टू दीज स्टिपुलेशन देयर क्लेम फॉर रिजर्व्ड स्टेटस अंडर EWS विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड द candidature or application of such candidate if fulfilling all the eligibility condition for UR will be considered UR। यानी कि यदि आप लोग EWS अपना जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी से वैलिड बना के नहीं देते हैं तो फिर मे भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, या आप लोग UR के कैटेगरी का जो भी सभी जो दायरा है या जो भी सभी कंडीशन है जनरल कैटेगरी का फुलफिल करेंगे तो फिर आपको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये सबसे यानी कि इम्पॉर्टेंट आपके डॉट थे EWS सर्टिफिकेट बनाने के रिगार्डिंग।
कि EWS सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, तो पुराना का यहाँ पे जवाब मिल गया कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है, जिस फाइनेंशियल ईयर में फॉर्म भर रहे हैं उसी फाइनेंशियल ईयर का आपका चाहिए, उसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका फॉर्म भरने के पहले आपका बना होना चाहिए। जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उस डेट से पहले आपका बना होना चाहिए। अब जो ये दूसरा यानी कि सवाल होता है कि क्या सेंट्रल लेवल का चाहिए या स्टेट लेवल का चाहिए, तो EWS जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट ही बना के देती है और वो आपका मान सकते हैं स्टेट लेवल का ही बनता है। तो जो भी स्टेट आपको जिस भी राज्य में रहते हैं जैसा EWS का सर्टिफिकेट बना के दे रही है वो मान्य होगा। और ये जो सवाल होता है कि क्या ये रेलवे का जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में अभी बना लेना है, तो बिल्कुल नहीं, अभी नहीं बनाना है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब बनाना है। फॉर्म भरते समय आपके पास जो भी EWS का सर्टिफिकेट है जो आपको स्टेट इशू करके दिया है उसी से आप लोग फॉर्म भरेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये आप लोग फॉर्मेट में बना लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है EWS के रिगार्डिंग। फिर भी आपके मन में यदि कुछ भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी सटीक जानकारी आपको अभी तक कोई नहीं दिया होगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।